नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान को। दोस्तों आज से हमारी जो मनोविज्ञान की क्लासें हैं वो शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहली क्लास रहेगी हमारी ये मनोविज्ञान की, यानी कि क्लास नंबर ये फर्स्ट रहेगी हमारी मनोविज्ञान को लेकर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि रीट को लेकर जो है एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो चुकी है और 15 जनवरी यानी कि जो जनवरी का सेकंड पखवाड़ा है उसमें रीट को करवाने की बात कही जा रही है। ठीक है, यानी कि 15 से 20 जनवरी हम मान सकते हैं कि हमारा रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब हमारे पास हैं जो 90 दिन से भी कम का समय बचा है। घोषणा हुए भी 2 दिन हो चुके हैं, तो समय तो निकलता जा रहा है हाथ से। और अभी भी आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो वाकई में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और रीट में 90 नंबर लाना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं, वो भी पिछली बार जो है 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे, तो उनका भी जो है 90 नंबर नहीं आ पाया था, यानी कि 60% जो है वो वहाँ पर लेकर नहीं आ पाए थे। तो रीट में 60% लाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जितना हम मानते हैं ना उतना आसान है नहीं, और जितना हम मानते हैं उतना जितना इसको लेकर चलते हैं ना उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो इसको आसान भी नहीं ले और ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट भी नहीं ले। इतना भी नहीं ले कि भाई मुझसे होगा या नहीं होगा। आप आसानी से 3 महीने के अंदर इसको कर पाएंगे और डेडिकेशन के साथ में करेंगे तो आराम से आप 60 या 70-80% भी इसमें कवर कर लेंगे। तो आपको तो बस अपने तैयारी पे फोकस रखना है, चीज़ों को समझना है, अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और अधिक से अधिक चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और साथ ही एमसीक्यूज़ आपको अधिक से अधिक लगाने हैं। तो इससे जो है आप आराम से 60-70% आराम से ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना यहाँ पर जो है मोटिव खाली रीट को क्लियर करना नहीं है। रीट के साथ साथ में आपको मेंस की तैयारी भी करनी है, तो वही चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके मेंस में भी काम आएगी। तो आपको रीट के साथ साथ मेंस को भी लेकर चलना है और चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझना भी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर बाल विकास को। ठीक है, बाल विकास की हमारी लगातार क्लासेस चलेगी अब, और हम जो है बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े ही शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए बाल विकास की। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान जो है एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट हमारे लिए यूँ हो जाता है कि आज तक हमने जो है कभी मनोविज्ञान को पढ़ा नहीं है। अब तक जो है हमने 12th की है या ग्रेजुएशन की है, तो हमारे जो है मनोविज्ञान आज तक हमें पढ़ने को नहीं मिला है। ये हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको हमें समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये क्या चीज़ है, इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, उन टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होती है, उन टॉपिक में जो है कौन-कौन से वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने क्या-क्या बातें कही हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। अब हम समझेंगे तो ही हमें ये चीज़ें आगे जाकर याद रहेगी, और याद रहेगी तो इनसे आने वाले सवाल भी हमें जो है अटपटे नहीं लगेंगे और उनको आराम से हम कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मनोविज्ञान की। ठीक है, मनोविज्ञान दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है मनोविज्ञान का, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है। और यहाँ पर पूछा गया कई बार कि मनोविज्ञान की जो है अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है, यानी कि साइकोलॉजी को मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी की परफेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो साइकोलॉजी की यहाँ पर आपको स्पेलिंग पूछी जाएगी और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो आपको यहाँ पर मनोविज्ञान की ये साइकोलॉजी की जो स्पेलिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। स्पेलिंग क्या है? PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग है और ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा ये सॉल्व हो जाता है। साथ ही बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा। इसकी दोस्तों उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है, यानी कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा से। क्लियर? इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा को हम यूनानी भाषा भी कहते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम साइकोलॉजी की, तो ये खुद जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्लियर? यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कि जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी खुद एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना वो हुई है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से। क्लियर? दोस्तों, ये जो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा है इसके अंदर दो शब्द हैं, एक तो हैं साइकी और एक है लॉगस। साइकी और लॉगस। साइकी का मतलब होता है दोस्तों आत्मा, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि इसको जो है हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन। साइकी और लॉगस दो शब्दों से मिलकर जो है साइकोलॉजी बना है, और इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, यानी कि हम साइकोलॉजी को जो है आत्मा का अध्ययन भी कह सकते हैं। साइकोलॉजी को हम आत्मा का अध्ययन या फिर मनोविज्ञान भी इसको हम
कह सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गए हमारे यहाँ पर 2-3 प्रश्न सॉल्व। सबसे पहला हो जाता है मनोविज्ञान की सही स्पेलिंग, साइकोलॉजी की सही स्पेलिंग। दूसरा हो जाता है साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है और ये किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर ये 2-3 शब्द हो जाते हैं और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है साइकी और लोगस से। क्लियर। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम साइकोलॉजी की परिभाषाएं, यानी मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। दोस्तों ये परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं और बार बार जो है यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो इन परिभाषाओं को भी आपको याद करना है। और विशेष तौर से मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट के अंदर तो परिभाषाएं बड़ा ही अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो सारी की सारी परिभाषाएं आपको एक एक परिभाषा आपको ट्रिक के तौर पर मुक्त ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? ये कहते हैं मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। कौन है? तो मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, क्रो एंड क्रो। एक क्रो कहता है मानव व्यवहार की बात और एक क्रो कहता है मानव संबंधों की बात। ठीक है, तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान है, ये कहते हैं क्रो एंड क्रो। आगे दोस्तों वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है मनोविज्ञान। क्या है? तो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है मनोविज्ञान। दोस्तों अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है वुडवर्थ, और वुडवर्थ कहता है कि वातावरण में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। वातावरण में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। वुडवर्थ वातावरण में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। इसको दोस्तों आप कैसे याद करेंगे? तो छोटी सी ट्रिक के साथ में इसको आप याद कर सकते हैं। वातावरण से आप याद रखिए वुड यानी लकड़ी, वातावरण यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में क्या होती हैं? वुड यानी कि लकड़ी होती हैं। तो इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम मैकडूगल की, तो मैकडूगल कहते हैं कि आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। देखिए यहाँ पर 2 परिभाषाएं हैं और दोनों ही आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती हैं। एक तो है वाटसन ने कहा है धनात्मक विज्ञान के बारे में और मैकडूगल ने कहा है यथार्थ विज्ञान के बारे में। तो वाटसन के बारे में पूछ लिया जाए तो बताना है आपको धनात्मक विज्ञान है, और मैकडूगल के बारे में पूछ लिया जाए तो बताना है आपको यथार्थ विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है, बोरिंग ने एक बोरिंग सी परिभाषा दी है और कहा है कि मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी और बोरिंग सी परिभाषा है बोरिंग की। क्लियर। तो यहाँ पर ये 5 परिभाषाएं थी और जो कि हमें याद करनी है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में, कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से रहा और मनोविज्ञान का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में। मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है वो किस प्रकार से रहा ये हम देखते हैं और इसको हम समझते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों 16वीं शताब्दी की, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्लियर। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना, अगर आप इसको क्रम वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से मनोविज्ञान समझ में आ जाएगी। ठीक है, मनोविज्ञान को सबसे पहले 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा का विज्ञान कहा गया और ये कहने वाले दार्शनिक कौन थे? तो वो थे एक तो अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। ठीक है, अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ने 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। क्लियर। और अरस्तु को जो है मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि मनोविज्ञान का आदि जनक किसको कहते हैं? तो मनोविज्ञान का आदि जनक हम अरस्तु को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के और आते हैं, तो 17वीं शताब्दी में आते आते आत्मा के विज्ञान को जो है खारिज कर दिया जाता है और आत्मा के विज्ञान को जो है यहाँ पर ये इस नाम को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं और ये जो परिभाषा है इसको मान्य नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगली परिभाषा आती है या अगला नाम आता है, वो आता है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को जो है हम मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे पंपोनोजी और थॉमस रीड। ठीक है, पंपोनोजी और थॉमस रीड ने जो है 17वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि 17वीं शताब्दी के बाद में 2 सदी और निकल जाती हैं और उसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर आकर जो है मन और मस्तिष्क के विज्ञान को भी खारिज कर दिया जाता है। इस परिभाषा को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। इस नाम को भी यहाँ पर जो है अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब इसको नया नाम देते हैं और वो नाम देते हैं चेतना का विज्ञान।
तो 19वीं शताब्दी के अंदर एक दार्शनिक होते हैं, उसका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है 19वीं शताब्दी के अंदर इसको नया नाम देते हैं, वो नाम देते हैं चेतना का विज्ञान। ठीक है, और इसको जो समर्थन करने वाले कुछ व्यक्ति थे, उनका नाम है वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। ठीक है, वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली, ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सिगमंड फ्रायड का यहाँ पर समर्थन किया था और इसको चेतना का विज्ञान कहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं चेतना के विज्ञान के बारे में, या चेतना का जो विज्ञान इसको कहा गया उसके बारे में कुछ एक फैक्ट हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ पर दोस्तों विलियम मैकडूगल की एक 1905 में पुस्तक आती है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको तो आप रट लीजिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें दोस्तों चेतना को बुरा शब्द बताया गया है। ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंदर चेतना को जो है चेतना का विज्ञान, इसको नया नाम दिया गया था और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है विलियम मैकडूगल की, उसके अंदर चेतना को एक बुरा शब्द बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि जब 20वीं सदी आती है, 20वीं शताब्दी आती है, उसमें आते आते चेतना शब्द को भी जो है यहाँ पर इस नाम को भी यहाँ पर खारिज कर देते हैं। ठीक है ना, और इसको भी जो है अमान्य यहाँ पर कर दिया जाता है और इसको नया नाम देते हैं दोस्तों, वो देते हैं व्यवहार और अनुभूति का सिद्धांत। ठीक है, व्यवहार और अनुभूति का सिद्धांत, इसको एक नया नाम देते हैं मनोविज्ञान को। और देने वाले दार्शनिक कौन थे? तो वो थे वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर। ये 4 दार्शनिक थे। इन्होंने जो है 20वीं शताब्दी के अंदर इसको नया नाम दिया था, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर। ठीक है, इन 4 दार्शनिकों ने यहाँ पर इसको व्यवहार और अनुभूति का सिद्धांत दिया था और इस परिभाषा को या इस नाम को जो है हम वर्तमान समय में सबसे सर्वमान्य नाम मानते हैं या सबसे सर्वमान्य इसकी परिभाषा मानते हैं। हम जो है वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से रहा। सबसे पहले दोस्तों इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर इसको बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर चेतना का विज्ञान कहा गया और लास्ट में आकर जो है इसको व्यवहार और अनुभूति का सिद्धांत कहा गया। तो इस प्रकार से जो है इसका विकास क्रम रहा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की और कहाँ स्थापित की? तो विलियम वुंट ने 1879 में लिम्पजिंग शहर जर्मनी के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में लिम्पजिंग शहर जर्मनी के अंदर स्थापित की थी। दोस्तों ये तो हो गई विश्व के अंदर। ठीक है, और अब बात आती है भारत के अंदर की। तो भारत में जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता के अंदर 1916 में NN सेनगुप्त द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, तो भारत के अंदर NN सेनगुप्त द्वारा 1916 के अंदर कलकत्ता में जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लगाई गई। तो भारत के संदर्भ में बात आती है तो वो है विलियम वुंट द्वारा, लिम्पजिंग शहर जर्मनी। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो NN सेनगुप्त कलकत्ता में 1916 में। ठीक है, और अगर बात की जाए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक कौन हैं? तो वो है विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिम्पजिंग शहर जर्मनी के अंदर लगाई थी। तो दोस्तों ये थी मनोविज्ञान के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से एक प्रश्न आने की बड़ी संभावना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अच्छे से देखें और वापस इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी और मैंने बड़ी ही मेहनत से इन नोट्स को तैयार किया था आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। और अगर आप जो है आपको ये वीडियो याद नहीं रहे तो आप इन चीज़ों को एक नोट्स के तौर पर अपनी कॉपी के अंदर उतार देवें। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे CDP को, यानी कि बाल विकास को, जो हमारी पहली यूनिट है मनोविज्ञान के अंदर, और उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे जो है इसी प्रकार से क्लासें रहेगी और बड़ा ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। उसको भी हम समझेंगे कि बाल विकास का जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होता है और बाल विकास में आगे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, कौन कौन सी बातें करते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान बड़ा ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, इसको हम समझेंगे तो वाकई में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा और हमारे प्रश्न हैं वो अच्छे से वहाँ पर सॉल्व भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास ही बेल का आइकन है
उसको दबा देना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए वो आपको मिल जाए। दोस्तों रीड के लिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रीड की अगर आपको लिस्ट चाहिए, बुक लिस्ट चाहिए, तो उसके वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, सारी वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी। और भी कोई आपका डाउट हो, कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका हर एक प्रश्न लेने की कोशिश करूँगा और हर एक डाउट आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।